Hello students, welcome to virtual class by Municipal Corporation of Greater Mumbai. Today we are going to learn English. Hello बच्चों, welcome to virtual class. Myself Sagar Vasant Mahale, your virtual class teacher. I'm going to teach you standard 10th English. We have seen previous videos of our standard 10th, and now today we are going to see our second term, third unit, third chapter, which is actually a poem. Now let's see the name of the poem, students. The name of the poem is Stopping by Woods on a Snowy Evening. Snowy evening मतलब बर्फीली शाम। अक्सर ये बर्फीली शाम हमें उन प्रदेशों में देखने मिलती है जहाँ पर बर्फ गिरती है। हमारे मुंबई में या महाराष्ट्र में तो नहीं गिरती, लेकिन नॉर्थ इंडिया में जैसे कि पंजाब, मनाली, ये हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, इन सारी जगहों पर बर्फ काफी पड़ती है। और वैसे ही बर्फीली शाम में वुड्स वुड्स का यहाँ पे मतलब लकड़ी नहीं है, वुड्स का यहाँ पे मतलब है जंगल। तो कवि जो हैं वो ये कह रहे हैं कि एक शाम जंगल के पास रुककर बर्फीली शाम, तो उस बर्फीली शाम के ऊपर ये कविता है। तो इस कविता को पढ़ने और समझने से पहले हम कविता के पहले दिए गए पाठ्य पुस्तक में जो भी वार्म अप और चिट चैट होता है उसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे। उसके बाद कविता की शुरुआत करेंगे। तो आइए बच्चों, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग, वार्मिंग अप। नाउ शेयर दिस चैट विथ योर बेंचमेट और क्लासमेट्स। तो बच्चों, आप अभी तो स्कूल में हो नहीं, तो आप अपने अड़ोस पड़ोस के जो भी दोस्त है या फिर आपके घर में जो भाई बहन या कजिन है उनके साथ आप ये सवाल जवाब शेयर कर सकते हैं। वेयर डिड यू गो फॉर अ पिकनिक रिसेंटली? अब रिसेंटली तो लॉकडाउन था। अभी हाल ही में 1-2 महीने से लॉकडाउन खुल चुका है, सब लोग बाहर घूम सकते हैं, बाहर जा सकते हैं। तो लॉकडाउन से पहले ही सही, रिसेंटली कहाँ पर गए थे आप पिकनिक? ऐसे आप सवाल पूछ सकते हैं। तो जैसे कि मैं जवाब दूंगा, रिसेंटली वी वेंट टू मुरुड, जंजीरा, हरिहरेश्वर, रायगढ़ एक्सेट्रा। जहां पर भी आप गए हो, अगर आप नेटिव प्लेस गए हो तो वहां का भी आप लिख सकते हो। हु ऑल अकम्पनीड यू? आपके साथ कौन कौन था? माई क्लासमेट्स एंड टीचर्स अकम्पनीड मी। अगर स्कूल की पिकनिक होती तो स्कूल के बच्चे, अपने दोस्त और टीचर्स होते। अगर फैमिली पिकनिक होती तो रिश्तेदार और हमारे फैमिली मेंबर्स होते। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Why did you select that picnic spot? आपने उस पिकनिक स्पॉट को सिलेक्ट क्यों किया? We selected that picnic spot because they are famous places, they have historical background, the places have scenic beauty and refreshing climate. बच्चों, हमने वो पिकनिक स्पॉट क्यों चूज किया था? मैंने क्योंकि वो बहुत ही फेमस प्लेसेस है महाराष्ट्र में, और वो काफी ठंडी जगह है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उनका, ऐतिहासिक उनका बैकग्राउंड है, और उनके पास उस प्लेसेस पे सीनिक ब्यूटी है, नेचर का काफी कमाल है वहां पर, और क्लाइमेट एकदम रिफ्रेशिंग है, ठंडा और एकदम मस्त भरा माहौल है। व्हाट गेम्स और फूड और साइट्स डिड यू एंजॉय देयर? किस प्रकार के गेम्स या खाने के जो प्रकार होते हैं, और कैसी कैसी ब्यूटी साइट्स थी वहां पे, सीनरीज थी, आपने वहां पर क्या सबसे ज्यादा एंजॉय? We enjoyed many games. We played in sea water. We enjoyed seafood. We saw Takmok Top, Jagdishwar Temple, Ganga Sagar Lake, etc. तो आप जहां पर भी गए हो, फॉर एग्जाम्पल अब मैं जहां पर गया हूँ, मैंने उस जगह के खाने के बारे में और जगहों के बारे में बताया। तो आप अगर समझो आप पंजाब गए हो तो पंजाब के बारे में आप बता सकते हो। अगर आप साउथ में केरला गए हो तो केरला के बारे में बता सकते हो। यदि आपकी कोई स्कूल की पिकनिक गई हो तो स्कूल की पिकनिक के बारे में आप बता सकते हो। इस तरह से आपको जवाब देने हैं। वॉट डिड यू फील वेन इट वॉज टाइम टू रिटर्न होम? आपको कैसा फील हो रहा था जब घर जाने का समय हो रहा था? वी फेल्ट नर्वस एंड सैड, वी डिड नॉट वांट टू रिटर्न बैक। बात है तो, आप हो 10वीं में, हम हैं आपसे बड़े आपके टीचर, लेकिन फिर भी हमारे दिल में भी थोड़ी सी उदासी आ ही जाती है जब हम वापस घर लौटते हैं, क्योंकि बाहर दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, क्लासमेट्स के साथ जो मजा आता है वो 1 दिन का या 2 दिन का ही होता है। पिकनिक इसे चाहिए होता है कि पिकनिक खत्म हो जाए। अरे पिकनिक से एक रात पहले जब हम बच्चे थे तो हमको नींद ही नहीं आती थी। क्यों? क्योंकि सुबह उठ के पिकनिक जाना है, घूमने जाना है। और इसी तरह से
कि कोई भी बच्चा हो या कोई भी बड़ा हो, पिकनिक से घर लौटते वक्त थोड़ी मायूसी तो चेहरे पर आ ही जाती है। तो बच्चों, ये तस्वीर है आपके सामने। लुक एट द पिक्चर एंड फ्रेम क्वेश्चंस। तो इस तस्वीर को देख के आपको सबसे पहले क्या समझ में आ रहा है, और साथ ही में हमें एक सवाल पूछा गया है कि आपको इस पिक्चर को ध्यान से देखना है और इस पिक्चर के ऊपर कुछ सवाल फ्रेम करने हैं, यानी कुछ सवाल बनाने हैं। तो कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं? उदाहरण के तौर पर एक बताता हूं मैं आपको। वेयर आर द ट्रेकर्स ट्रेकिंग? ये जो ट्रेकर है, जो पहाड़ों पर चढ़ते हैं ना, लकड़ियों के सहारे या वो स्टील के जो रॉड्स होते हैं, आयरन रॉड्स, उनके सहारे, तो ये ट्रेकर्स ट्रेकिंग कहाँ पर कर रहे हैं? जाहिर सी बात है, आपको नजर आ रहा है कि बर्फीला पहाड़ है, उसके ऊपर ट्रेकर ट्रेकिंग कर रहे हैं। दूसरा सवाल आप ऐसे पूछ सकते हैं, हाउ मैनी ट्रेकर्स आर देयर इन द पिक्चर? कितने ट्रेकर्स आपको इस पिक्चर में नजर आ रहे हैं? 4 ट्रेकर। व्हाट आर द इक्विपमेंट्स यूज्ड बाय द ट्रेकर्स? इक्विपमेंट्स का मतलब क्या होता है बच्चों? हथियार या औजार या फिर कुछ ऐसी चीजें जिसे हम, आप साइंस का जब प्रैक्टिकल करते हैं तो उसमें देखो, जो भी अपैरेटस आप यूज करते हो तो वो इक्विपमेंट्स हो गए उस एक्सपेरिमेंट के। उसी तरह से बैट बॉल अगर आप खेलते हो तो क्रिकेट का किट होता है, वो क्रिकेट के इक्विपमेंट्स हो गए। उसी तरह से ट्रैकिंग के भी कुछ इक्विपमेंट्स होती है। उनके दोनों हाथ में जो आपको आयरन रॉड्स नजर आ रहे हैं, वो जो उनका कपड़ा है, उनके जैकेट्स है, उनकी जो बैग्स, ये सारी चीजें, उनके शूज भी वैसे हैं। कोई भी शूज पहन के ट्रैकिंग पे नहीं जाया जा सकता। शूज, ट्रैकिंग के लिए अलग शूज मिलते हैं, अलग कपड़े मिलते हैं, अलग ट्रैक सूट मिलता है। तो ये सब ऐसी चीजें हैं। उसके बाद, व्हाट चैलेंजेस दे हैव टू फेस? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों। उनको कैसे कौन सी मुसीबतों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता होगा, कैसे उनका एक्सपीरियंस क्या होगा, ये भी आप सवाल पूछ सकते हैं। तो पिक्चर देख के आप, मैंने ये 4 सवाल रेडी किए, आप भी ऐसे सवाल रेडी कर सकते हो। कौन से सवाल थे? वेयर आर द ट्रैकर्स ट्रेकिंग? हाउ मेनी ट्रैकर्स आर देयर इन द पिक्चर? व्हाट आर द इक्विपमेंट्स यूज्ड बाय द ट्रैकर्स एंड व्हाट challenges they have to face? So such questions you can make. Let's see ahead. Form groups of 4 to 6 students. Every student should close his or her eyes as the group leader reads aloud the following lines. The students try to create a picture in his or her mind. Later, each one gives a heading for each description. बच्चों, 4 से 6 का ग्रुप बनाकर, अभी तो पॉसिबल नहीं है मैं जानता हूं, लेकिन सवाल तो समझ लेते हैं। 4 से 6 बच्चों को जमा कर कर एक ग्रुप बनाकर, सब बच्चों ने, लड़के हो या लड़कियां, अपने आंखें बंद करनी है और ग्रुप लीडर ने रीड करना है फॉलोइंग लाइन। और वो स्टूडेंट क्या करेगा, लाइंस को आंखें बंद करके जब वो सुनेगा तो उसका पिक्चर अपने दिमाग में बनाएगा। लेटर ईच वन गिव्स द हेडिंग फॉर ईच डिस्क्रिप्शन। आइए देखते हैं कैसे। A. Bright blue sky, soft white clouds, sweeping by, tiny specks of birds, flying high, the sun playing hide and seek behind the clouds. एक सिचुएशन आपके सामने दी गई। तो अब हम काम करते हैं, अभी आप और मैं फिर से एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। आप तो ईयरफोन लगा के ये वीडियो तो सुन रहे हो, तो आपको क्या करना है, सिर्फ आंखें बंद करो और मेरी आवाज पे गौर करो और इमेजिन करो जो मैं आपको बता रहा हूँ। ब्राइट ब्लू स्काई, पहले आंखें बंद करो सब लोग। वेरी गुड। ब्राइट ब्लू स्काई, सॉफ्ट सॉफ्ट व्हाइट क्लाउड्स, एकदम डार्क ब्लू स्काई है, सफेद सफेद नरम 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 बादल है। स्वीपिंग बाय टाइनी स्पेक्स ऑफ बर्ड्स फ्लाइंग हाई, छोटे छोटे पंछियों का जो झुंड है वो उड़ रहा है हवा में। सन काफी ब्राइट है और सन बादलों के पीछे हाइड एंड सीक खेल रहा है, यानी कभी बादल सूर्य को ढक रहे हैं, कभी सूर्य एकदम तेज नजर आ रहा है, तो धूप छांव का मौसम चल रहा है। तो ऐसे सिचुएशन को अगर आप इमेजिन कर रहे हैं तो इसके लिए कोई आप कुछ शीर्षक दे सकते हैं। अब आप आंखें खोल सकते हैं। तो मैं इस सिचुएशन को एक शीर्षक देना चाहूंगा, इन द कंपनी ऑफ नेचर। क्योंकि बच्चों, जो भी मैंने आपको सिचुएशन दी थी उसमें तो आपको सब निसर्गरम्य वातावरण ही नजर आ रहा था, यानी आसमान, बादल, पंछी, सूरज, धूप छांव का खेल,
ये सारा एकदम माहौल ऐसा ब्यूटीफुल माहौल लग रहा था। तो ये आपको इसके लिए आप कोई भी हेडिंग दे सकते हैं। मैंने हेडिंग दी इन द कंपनी ऑफ नेचर। तो चलो एक और सिचुएशन में आपको देता हूँ। माइल्स ऑफ स्मूथ बैरन लैंड, पहले आंखें बंद करो। हाँ, वेरी गुड। माइल्स ऑफ स्मूथ बैरन लैंड, लंबी लंबी जो लैंड है ऐसे ही सूखी पड़ी हुई है। स्पार्कलिंग एंड स्ट्रेच टिल द होराइजन। होराइजन का मतलब होता है जहां तक आपकी नजर जाती है ना, वहां तक आपको ये पूरी बंजर जमीन नजर आ रही है। In wave-like forms, thorny cacti propping here and there an occasional cluster of palms providing a shady spot, caravan of camels moving in a line in the distance. तो मीलों दूर तक आपको बंजर जमीन नजर आ रही है, जहां तक आपकी नजर जाती है वहां तक। होराइजन मतलब जहां पर आपकी नजर जमीन और आसमान को टच होते हुए नजर आता है ना, उसे होराइजन कहते हैं। और वेव लाइक फॉर्म्स यानी लहरों की तरह वो बंजर जमीन है, जहां पर छोटे छोटे कांटों के पौधे हैं, जहां पर पाम के पेड़ है दूर दूर, और जहां पर आपको कैमल्स यानी ऊंटों की एक सवारी की लाइन नजर आ रही है। तो ऐसी जगह को इमेजिन करके आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? वेरी गुड, रेगिस्तान। तो इसको हम इस सिचुएशन को हेडिंग क्या देंगे? आंखें खोलिए। इस सिचुएशन को हम हेडिंग देंगे विजिट टू डेजर्ट, यानी एक रेगिस्तान को दी गई एक छोटी सी भेंट। तो बच्चों, ये विजिट टू डेजर्ट मतलब जो भी इस सिचुएशन में दिया था, आंखें बंद करके हमने जो भी इमेजिन किया, तो उससे हमको क्या पता चला कि बातें रेगिस्तान की हो रही है। तुरंत हमको टीवी में देखे हुए या फिर किसी पिक्चर में देखा हुआ रेगिस्तान याद आ गया, जहां पर ऊंट की सवारी थी, जहां पर लोग ऊंट पर बैठकर तपते सूरज में चले जा रहे थे। तो ये सारी चीजें हमें याद आने लगती हैं। तो बच्चों, ये था इमेजिनेशन के बेस के ऊपर कुछ सवाल। अब बढ़ते हैं आगे। Such a figurative description that creates mental pictures in the mind of the reader or listener is called imagery. It is a poetic device that enhances the poem. तो ये जो फिगरेटिव डिस्क्रिप्शन था बच्चों, इससे हमारे दिमाग में मेंटल एक पिक्चर्स तैयार होते हैं जिसे हम इमेजरी कहते हैं। जैसे कि अभी ये कविता देखो। I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, besides the lake beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. For oft, when on my couch I lie, in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye, which is the bliss of solitude. And then my heart with pleasure fills, and dances with the daffodils. विलियम वर्ड्सवर्थ। तो विलियम वर्ड्सवर्थ एक काफी मशहूर पोएट है, उनकी ये कविता है। तो ये कविता आपको सवाल के तौर पर ही दी गई है कि ये कविता पढ़कर अपने दिमाग में ना पिक्चर्स तैयार होना शुरू हो जाता है। कवि का लेखन ही ऐसा प्रभावशाली होता है कि वो लेखन को पढ़ के आपके दिमाग में पिक्चर्स तैयार हो जाते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पर, I wandered lonely as a cloud. एक क्लाउड पिक्चर है that floats on high over vales and hills. तो बड़े बड़े पहाड़, चोटी और पहाड़ों के ऊपर से, चट्टानों के ऊपर से वो जो बादल चले जा रहे हैं, तुरंत आपके आंखों के सामने वो पिक्चर तैयार हो जाता है। तो daffodils, trees, dancing in breeze, ये सारी जो चीजें हैं, ये आपको तुरंत दिखाई देने लगती है, एक्चुअल में नहीं, इमेजिनेशन में। ऐसी आपको एक कविता तैयार करनी है। कंपोज इन योर ग्रुप a 4 to 6 line poem which contains imagery। तो आपको भी इमेजिनेशन के ऊपर एक छोटी सी कविता तैयार करनी है। मैंने एक छोटी सी कविता तैयार की है, देखिए। I watch the waves crash in, breaking on the shore, all their anger dispensed on the ocean's floor. I look at the sky so blue, sun shining so bright, spreading heat and happiness with its blinding light। तो स्टूडेंट्स, लाइक सच अ पोयम, ये मैंने कहीं पढ़ी थी, वहां से मैंने ली है। एक्चुअल में आई डिड नॉट मेड इट, बट आप ऐसी पोएम्स या किस कई जगह से ले सकते हैं या खुद भी आपके
मन से अगर आपको बनाना आता हो अच्छी तरह से तो आप बना सकते हो। जैसे कि देखो ये लाइन पढ़ के भी, ये पहला पैराग्राफ पढ़ के भी आपके सामने कुछ समंदर के बारे में इमेजिनेशंस तैयार हुए रहेंगे, जैसे कि आई वॉच द वेव्स क्रैशिंग ब्रेकिंग ऑन द शोर, all their anger dispense on the ocean floor. I look at the sky so blue, sun shining so bright, spreading heat and happiness with its blinding light. तो अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, ए इमेजिनेशन था, जो इमेजरी जब हम कहते हैं, इमेजरी तब क्रिएट होती है जब आपका लेखन कुछ ऐसा हो कि उसमें आप कुछ ऐसा लिख दे कि सामने वाला सोचने पे मजबूर हो जाए, उसके सामने वो अपने आप पिक्चर तैयार होने लग जाए। तो बच्चों, ये तस्वीर है हमारे आज की जो कविता है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, उस कविता के जो लेखक है जिनका नाम है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। इनका जन्म हुआ था 1874 में, जिनका मृत्यु हुआ था 1963 में। एक अमेरिकन नेशनल पोएट थे। ही इज हाईली रिगार्डेड फॉर हिज रियलिस्टिक डिपिक्शंस ऑफ रूरल लाइफ एंड हिज कमांड ऑफ अमेरिकन colloquial speech. He is one of the most popular and critically respected American poets of the 20th century. He received 4 Pulitzer Prizes for poetry. In this poem, the poet describes a little incident happening in a snowy evening. As a traveler, the poet is fascinated by the beautiful scenes in the woods. He stops to enjoy, but his mind urges him to go on. सो स्टूडेंट्स, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट जो थे, जिनका जन्म 1874 में हुआ था, 1963 तक वो थे अमेरिकन नेशनल पोएट। उनको बहुत से पुरस्कार भी मिले थे। फॉर एग्जांपल, पुलिट्जर प्राइजेस फॉर पोएट्री इन 20th सेंचुरी, मतलब 1900 साल जो था, उस जमाने के अमेरिका के एक नेशनल पोएट रह चुके हैं। कौन? रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। सो उनके बारे में कुछ जानकारी यहाँ पर आपके टेक्स्ट बुक में भी दी गई है कि ये जो पोयम है, ये उनकी एक शाम के बारे में है, जब वो जंगल की ओर ऐसे ही ट्रैवल कर रहे थे, बर्फीली शाम थी। उस समय उन्होंने जो ब्यूटीफुल सीन्स थे उस वुड्स के, उसके बारे में इस कविता में संक्षेप में बताया गया है। और उनका ये मानना था कि काश मैं यही बस जाऊं ये ब्यूटीफुल सीनरी के बीच में, लेकिन उनका माइंड, उनका जो दिमाग था, वो हमेशा ये कहता था कि हमें एक जगह पे नहीं रुकना है, हमें सफर करते रहना है। तो आइए देखते हैं आप पोयम के बारे में। Whose woods these are, I think I know. His house is in the village, though. He will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. So, students, in this stanza, poet is trying to tell us that one evening the poet is out on his horse for some important work and stops by some woods for some time on his way. He thinks he knows the owner of the woods and also knows that he lives in a village, but he is enjoying his moment in solitude and is a bit relaxed, thinking that the owner cannot see him immersed in the beauty of his snow-clad woods because his home is far away in the village. The unequaled beauty has captivated him and he has stopped there for some time to watch the snowfall in the forest. किसी काम से बाहर निकले थे हमारे पोएट महाशय, लेकिन वहां की खूबसूरती देखकर उन्हें इतना, उनका मन रम गया कि वो वहीं पे बस जाना चाहते थे। उसी जगह पर वो और वक्त बिताना चाहते थे। बहुत रिलैक्स फील कर रहे थे, बहुत एंजॉय भी कर रहे थे, क्योंकि इतना सुहाना और इतना ब्यूटीफुल वो नजारा था कि उन्हें घर जाने का दिल ही नहीं कर रहा था। बढ़ते हैं अगले स्टैंजा की ओर। My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near, between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर पोएट ये सोचते हैं कि उनका जो छोटा सा घोड़ा है, ये काफी परेशान होता होगा, लाइक स्ट्रेंज फील कर रहा होगा कि व्हाई ही हैज स्टॉप्ड। मतलब पोएट सिविलाइजेशन से दूर, यानी गांव, अपने जो लोग हैं वहां से दूर, यहाँ जंगल में अकेले क्यों रुक गए। There is no farmhouse close by, and they are surrounded by the forest and a frozen lake on the longest night of the year. These lines indicate that the poet is a humble person and they probably spend a lot of time together. Though the animal cannot speak, but the poet can feel its emotions. तो देखिए बच्चों, क्वियर का मतलब होता है स्टेज। तो कवि को ये लग रहा है कि मेरा जो घोड़ा है ये भी स्ट्रेंज फील कर रहा होगा कि ना यहाँ पे बस्ती है, ना घर है, ना बिजली है, ना कुछ खाना है। पता नहीं मेरे मालिक, यानी जो पोएट है, घोड़ा ये सोच रहा है कि मेरे मालिक यहाँ पर क्यों रुक गए, जबकि ये यहाँ पर जंगल है, फ्रोजन लेक है, एक
लेक यानी तालाब है जो कि पूरी तरह बर्फ में बन चुका है, और ये सबसे लंबी रात है, साल की सबसे लंबी रात। इस समय ऐसी जगह पर पता नहीं मेरे मालिक क्या सोच रहे हैं और क्यों यहाँ पर रुके हैं। तो यहाँ पे ये हमको पता होता है बच्चों की जो पोएट है और उनका जो घोड़ा है, इनके बीच में काफी गहरा संबंध है, यानी एक दूसरे के काफी अच्छे फ्रेंड हैं। और हमारे जो पोएट है ये काफी हम्बल पर्सन है, इसीलिए वो ये क्या सोचते हैं कि वो घोड़े के इमोशंस, घोड़ा मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, ये भी हमारे पोएट सोच रहे हैं और हमें बता रहे हैं। तो इन शॉर्ट इस स्टैंजा का यही मतलब है कि द पोएट थिंक्स दैट हिज लिटिल हॉर्स मस्ट बी फाइंडिंग इट स्ट्रेंज as he has stopped so far from any civilization or any village or any town. There is no farmhouse close by, and they are surrounded by the forest and a frozen lake, and that too on the longest night of the year, darkest evening of the year. These lines indicate that the poet is a humble person, and they probably spend a lot of time together. Though the animal cannot speak, but the poet can feel its emotions. Obviously, the poet can feel the emotions of an animal, जो कि उनका little horse है. Now let's see the third stanza. He gives his harness bells a shake, ask if there is some mistake. The only other sounds the sweep of easy wind and downy flake. तो harness bells का मतलब क्या होता है? Bells tied in the neck of a horse to control it. और downy flake का मतलब होता है soft feather like snow या फिर flakes falling. इस स्टैंजा का मतलब मैं आपको समझाता हूं। एज द हॉर्स कैन नॉट टॉक, घोड़ा बात नहीं कर सकता, बट द पोएट कैन रीड हिज माइंड, लेकिन पोएट जो है वो उस घोड़े के मन की बात समझ सकते हैं। द हॉर्स टेक्स हिज हेड रिंगिंग द बेल अटैच टू हिज हार्नेस। जब घोड़ा अपनी गर्दन हिलाता है और वो घंटियों का आवाज करता है, तब पोएट को समझ में आता है कि ये शायद कुछ कहना चाह रहा है। द पोएट नोज दैट द हॉर्स इज शेकिंग हिज बेल्स in order to ask his master if there is any problem, as it is unusual for him to stop by the woods in the darkness. अब घोड़ा तो बात नहीं कर सकता, लेकिन जब उस जंगल के पास ऐसी बर्फीली शाम में, अंधेरे में जब पोएट वहां पर रुक गए और उस नजारे का लुत्फ उठा रहे थे, उस वक्त घोड़े ने अपनी गर्दन हिलाकर बेल्स जो बजाई, तब पोएट को लगा कि शायद ये घोड़ा मुझसे ये पूछ रहा है कोई प्रॉब्लम है सर, क्योंकि ये अनयूजुअल है। अनयूजुअल मतलब आप हमेशा कभी भी ऐसे कहीं पर भी नहीं रुकते, आप चलते रहते हो, तो आप अचानक आज रुक क्यों गए? मानो घोड़ा आपसे, पोएट से ये पूछना चाहता है कि भाई कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। The only other sound that the speaker can hear beyond the harness bells ringing is the sweeping noise. So, students, here the poet is also saying that there is only one sound the speaker can hear, the poet can hear, is the harness bells ringing, is the sweeping noise coming from the slight wind. जो बेल का आवाज था, उसके अलावा सिर्फ एक ही आवाज सुनाई दे रही थी, और वो थी स्वीपिंग नॉइज कमिंग फ्रॉम द स्लाइट विंड। हवाएं जब हवाओं का झोंका जब आता है, तो हवाओं का आवाज आपको सुनाई देता है। कभी आप रात के वक्त या दिन के वक्त क्यों ना हो, कहीं आप ऐसी नेचर प्रेजेंस जगह में गए या गांव में किसी खेत में गए और हवाएं चल रही है, तो हवाओं का आवाज आपको सुनाई देता है, बहुत ही मधुर आवाज होता है। तो बस ये दो ही आवाजें उस शाम को पोएट सुन पा रहे थे। देखते हैं अगला स्टैंजा। The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो आखिरी स्टैंजा काफी सिंपल है, आप समझ गए होंगे कि वुड्स आर लवली, बहुत अच्छे हैं जंगल, ये पेड़, ये पौधे, ये शाम, अंधेरा है, गहरा है, ये शाम बहुत मस्तानी है, लेकिन मुझे आगे बढ़ना है, मैंने वादे किए गए हैं और मुझे मीलों आगे चलना है। बिफोर आई स्लीप यानी मेरी जिंदगी खत्म होने से पहले मुझे बहुत चलना है, बहुत चलना है, मुझे बहुत घूमना है, मुझे बहुत लिखना है। तो कवि का उद्देश्य क्या है जीवन जीने का, ये आखिरी स्टैंजा में आपको पता चलता है। बिकॉज द पोएट डिस्क्राइब्स द वुड्स आर लवली, नो प्रॉब्लम, डार्क है, डीप है, बट ही इज एंजॉयिंग द सीनिक ब्यूटी एंड विशेष टू स्टे लॉन्गर एट दैट प्लेस। But however, he has some other responsibilities, other promises to keep. That's why he cannot stay. And that's why poet says in the last two lines, before he can sleep,
He have to go miles. He has to move on. But he will be reminded of this magnificent view of nature again and again. ये जो नेचर है, भले पोएट आज यहाँ से चला जाएगा, लेकिन उसकी यादों में ये जो शाम है, ये जो खूबसूरती है पर्यावरण की, निसर्ग की, ये हमेशा उनके दिल में, दिमाग में बसी रहेगी। वो तस्वीर शायद ही उनके मरने के बाद ही उस दिल से चली जाएगी। लेकिन पोएट ये कहते हैं कि भाई कितनी भी खूबसूरत हो, इंसान को मूव ऑन कर लेना चाहिए। कितनी भी खूबसूरत बात हो, कितनी भी अच्छी बात हो, सुखकारक बात हो, सुख हो या दुख हो, एक वक्त के लिए होता है बच्चों। अगर आज आपको किसी बात की खुशी मिलती है, तो वो क्षणिक है। थोड़ी देर बाद वो खुशी का आनंद कम होता नजर आएगा। दुख अगर होता है, तो दुख भी क्षणिक है। थोड़ी देर के बाद दुख भी कम होता हुआ नजर आएगा। इसीलिए हमें कभी रुकना नहीं चाहिए। खुशी हुई तो बस खुशी में रह गए, दुख हुआ तो बस दुख में ही रह गए, ऐसे नहीं करना चाहिए। हमें इस कविता से सिर्फ वो सुहानी शाम के बारे में नहीं, बल्कि हमारे जीवन के बारे में भी हमें ये बात पता चलती है कि हमें जिंदगी में आगे बढ़ते रहना चाहिए। चाहे चाहे सुख आए, चाहे दुख आए, चाहे कोई अच्छी चीज हो, चाहे कोई बुरी चीज हो, हमें आगे बढ़ना चाहिए। So students, I hope you have understood this poem written by मिस्टर रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो कि अमेरिका के नेशनल पोएट रह चुके हैं, और इस शाम के बारे में हम अच्छी तरह से जानकारी ले पाए हैं। तो आइए बच्चों, इसके बाद हम थोड़े से मार्जिन क्वेश्चंस देखते हैं। मार्जिन क्वेश्चंस यानी जो टेक्स्ट बुक में पोएम के लेफ्ट या राइट साइड में क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो वो क्वेश्चन पहला है, वेयर हैज द पोएट स्टॉप्ड? पोएट जो है हमारे कवि, वो कहां पर रुके हुए हैं? द पोएट हैज स्टॉप्ड इन द वुड्स। वुड्स यानी पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, वुड्स का मतलब होता है जंगल। व्हाट सीजन ऑफ द ईयर इज डिस्क्राइब्ड हियर? इस कौन से साल का कौन सा मौसम इस कविता में आपको डिस्क्राइब किया गया है? द विंटर सीजन इज डिस्क्राइब्ड हियर। व्हाट टाइम ऑफ द डे इज डिस्क्राइब्ड हियर? दिन का कौन सा समय के बारे में कविता में डिस्क्रिप्शन दिया गया है? इट्स एन इवनिंग टाइम। आसान से सवाल है, लेकिन फिर भी पैसेज के, अगर आप कभी कभी पोएट्री का पैसेज आता है, प्रोज और पोएट्री, तो सवाल जवाब ढूंढने में आपको आसानी होगी। लिस्ट द साउंड्स मेंशन्ड इन द पोएम। तो पूरी कविता में डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड मेंशन किए गए, उनको लिस्ट करना है। साउंड ऑफ विंड, हार्नेस बेल्स, डाउनी फ्लेक्स, जिसे हम कहते हैं साउंड ऑफ सॉफ्ट फेदर लाइक स्नो फ्लेक फॉलिंग। Why does the traveler have to leave the lovely woods? ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। ट्रैवलर यानी हमारे जो कवि है मिस्टर रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इनको वो शाम को छोड़कर आगे क्यों बढ़ना पड़ा? The traveler wishes to stay longer at the lovely woods, but he cannot, because he and his horse have to go miles before they sleep. Students, यहाँ पर ट्रैवलर जो है, पोएट जो है, उनकी इच्छा तो है रुकने की, लेकिन वो आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि उनका सफर वहीं पे खत्म नहीं होता। तो बच्चों, ये थे हमारे कुछ मार्जिन्स क्वेश्चंस। आई होप आपको ये पोएम समझ आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चैप्टर, एक नए यूनिट के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। Thank you students, this was our today's lecture, and don't forget to press the bell icon as well as the subscribe button for more interesting videos. Thank you very much.